अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और नाउ ये फाइनल वाला जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये तीन लेयर है डिफेंस सिस्टम का। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों से डिफरेंट है। किस हवाले से? एक तो ये एडाप्टिव है या अक्वायर्ड है, यानी ये लाइफ टाइम में किसी इंडिविजुअल ने अक्वायर्ड किया है। ये स्टार्ट से या इननेट नहीं है, ये बाय बर्थ नहीं होता। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम अपने लाइफ टाइम में अक्वायर्ड करते हैं। सेकंडली, ये स्पेसिफिक होता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज और कुछ ऐसे सेल प्रोड्यूस होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं खास किस्म के पैथोजन के लिए, जबकि इससे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था और सेकंड लाइन, वो नॉन स्पेसिफिक था। वो सब के खिलाफ बैरियर का काम करता था और जनरलाइज एक्शन था उसका। जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो मोर स्पेसिफिक है। वो एक खास एंटीजन या माइक्रोब को टारगेट करते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या है? तो इंतहाई सिंपल है इसका कंपोनेंट। लिम्फोसाइट से दो किस्म के लिम्फोसाइट है, एक टी सेल और एक बी सेल, या टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब टी को टी क्यों कहते हैं और बी को बी क्यों? तो इसके लिए रीजन ये है कि जो टी लिम्फोसाइट है ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, और बी लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बाकी सेल की तरह प्रोड्यूस होता है। लेकिन टी को टी इसलिए कहते हैं कि टी मेचेवर कहाँ पे होगा? थाइमस में, जो आपके थोरेसिक कैविटी में लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वहां पे टी लिम्फोसाइट मेचेवर होता है। जबकि प्रोडक्शन इसका कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। सबका बोन मैरो में होता है। जबकि बी जो है इसका प्रोडक्शन भी बोन मैरो में होगा और इसका मेच्योरेशन भी बोन मैरो में होगा। अच्छा, इन दोनों लिम्फोसाइट के बुनियाद पे दो टाइप्स है थर्ड लाइन डिफेंस के। एक है सेल मीडिएटेड रिस्पांस या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वो किसकी वजह से होगा? टी लिम्फोसाइट की वजह से। जबकि बी लिम्फोसाइट की वजह से ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस होगा। तो अगर कोई आपसे कहे कि दो कौन से मैकेनिज्म है या दो कौन से टाइप है थर्ड लाइन डिफेंस से, तो ये दो बड़े मेजर मैकेनिज्म हैं जिसके बुनियाद पे हमने दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया है थर्ड लाइन को। एक को हम कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरे को कहेंगे द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब देखो, एक एक को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है कि ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुआ है, कुछ सेल ऐसे प्रोड्यूस हुए हैं किसकी वजह से? टी लिम्फोसाइट की वजह से। कंसिस्ट ऑफ टी सेल विच ओरिजिनेट इन बोन मैरो बट मैच्योर इन थाइमस, जो मैंने पहले आपको बता दिया। अब फोर काइंड ऑफ टी सेल होते हैं। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इसके अंदर कौन कौन से सेल है? टी सेल। टी सेल चार किस्म के होते हैं। एक है साइटोटॉक्सिक टी सेल, दूसरा है हेल्पर टी सेल, तीसरा है सप्रेसर टी सेल और चौथा है मेमोरी टी सेल। नाम में इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल का मानी क्या है कि ये सेल को किल करेगा, डायरेक्टली किल द इन्वेडर। जो पैथोजन है, जो इन्वेडर से जो हमला करने वाले हैं, उसको डायरेक्ट किल कौन करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल। जबकि इसको एक्टिवेट कौन करेगा? हेल्पर टी सेल, स्टिमुलेट अदर इम्यून सेल। बाकी जो इम्यून सेल है जैसे बी सेल है और ये टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है, इसको कौन एक्टिवेट करेगा? अभी मैकेनिज्म में हम देखेंगे, हेल्पर टी सेल। जबकि सप्रेसर टी सेल क्या करेगा? ये ओवर रिस्पांस को इनहिबिट करेगा। कभी कभी रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस ओवर एक्टिविटी को, ओवर रिस्पांस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा वाला है? सप्रेसर टी सेल। और मेमोरी टी सेल फ्यूचर के लिए है। जब एक इन्फेक्शन बचपन में हो जाए और नेक्स्ट टाइम दोबारा अगर उसने होना है तो उसको कौन सप्रेस करेगा? मेमोरी टी सेल। अच्छा जी, अब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस के दो फेजेस है। एक में ये एक्टिवेट होगा, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होगा, और दूसरे में ये इफेक्ट करेगा। इफेक्टर फेज है कि ये किल करेगा सेल को। कैसे करता है मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं। क्योंकि इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए पहले आपने मार्कर सीखने हैं कि हमारे बॉडी को कैसे पता चलता है कि बाहर के कुछ एंटीजन आए हैं और ये हमारे सेल्फ बॉडी के सेल नहीं है। तो कैसे पता चलता है? कुछ मार्कर से। दो किस्म के मार्कर है सेल के ऊपर। लेट से ये बॉडी का सेल है तो इसके ऊपर MHC1 मार्कर होगा, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी 1 मार्कर इसके ऊपर होता है।
ये वाला जो मार्कर है ये सारे सेल पर है, वो सेल जो बॉडी के अंदर है सब के ऊपर क्या है, MHC1 मास सेवाई RBC के ऊपर। RBC इसमें एक्सेप्शन है, उसके ऊपर एक और किस्म का मार्कर होता है जिसको कहते हैं CD47, लेकिन बाकी सारे सेल के ऊपर MHC1 मार्कर है। अब MHC1 मार्कर से एक तो अंदाजा लग सकता है कि ये बॉडी का सेल है, सेकेंडली इसके ऊपर ये एंटीजन का कुछ पार्ट प्रेजेंट करेगा जो अभी मैकेनिज्म में हम सीखेंगे, और जिसकी वजह से ये सेल कहेगा कि मैं इन्फेक्टेड हूं और मुझे खत्म करो, MHC1 ने अगर किसी पार्ट को प्रेजेंट किया। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि MHC1 मार्कर जो है ये सारे सेल के ऊपर मौजूद है, इसीलिए सेल्फ सेल को रिकॉग्नाइज करना बॉडी के इम्यून सेल के लिए आसान है। एक और किस्म का मार्कर है जिसका नाम है MHC2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2, और ये कौन से वाले के ऊपर है, प्रेजेंट ऑन मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, टी सेल और बी सेल। ये कुछ इम्यून सेल है, जैसे मैक्रोफेज है जो बड़ा वाला मोनोसाइट है, डेंड्राइटिक सेल है जिसके टेंटिकल्स होते हैं और मैक्रोफेज जैसा काम करता है, ये फेगोसाइटोसिस का स्किन के ऊपर भी होते हैं, टी सेल है और बी सेल है। ये जो सारे सेल है जो इम्यून सेल है इसके ऊपर एक और किस्म का भी MHC के अलावा एक और किस्म का मार्कर है जिसका नाम है MHC2। अब MHC2 और MHC1 में मेन डिफरेंस ये है कि MHC1 के ऊपर जब पैथोजन या पैथोजन का पार्ट ये प्रेजेंट करेगा तो ये इंडिकेशन है बाकी सेल के लिए कि मैं इन्फेक्टेड हूं, मैं कैंसरस हूं, मुझे खत्म करो। जबकि MHC2 जो कि इम्यून सेल का पार्ट है, अगर इसके ऊपर कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई पैथोजन का पार्ट है, तो इसका मतलब होगा कि इसको ढूंढो और मारो, इस वाले पार्ट को ढूंढो और इसको मारो, इस जैसे पार्टिकल्स को। तो ये इम्यून सेल के ऊपर होता है, यही एक बुनियादी डिफरेंस है दोनों में। बाकी दोनों मार्कर्स है और बाकी अलग अलग सेल पे है। MHC सब के ऊपर है और MHC2 सिर्फ इम्यून सेल के ऊपर है। लेट से एक वायरस बॉडी के अंदर आया, ये एक वायरस है और या कोई दूसरा पैथोजन है जो बॉडी के अंदर आया। अब इस पैथोजन क्या करेगा, ये बॉडी के सेल के ऊपर अटैक करेगा ताकि इस सेल को खत्म कर सके, बॉडी के सेल को टारगेट कर सके और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। जबकि सेम इसी दौरान इसी ब्लड के अंदर इम्यून सेल भी है, जैसे ये मैक्रोफेज है, तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये बॉडी का पार्ट नहीं है और इसको क्या करेगा, इनगल्फ करेगा। अब इसने चूंकि इसको इनगल्फ किया, जो कि इन्नेट इम्यून सिस्टम का रूटीन का काम है, तो इसने क्या किया, इसको इनगल्फ किया। लेकिन चूंकि सिर्फ इन्नेट सिस्टम का ये काम नहीं है या ये नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा काम है, तो ये बाकी सेल को भी इन्वॉल्व करता है। कैसे इन्वॉल्व करता है, जैसे ही इस वायरस को या इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है और डाइजेस्ट करता है, तो इसका एक पार्ट अपने MHC2, क्योंकि ये इम्यून सेल है और इम्यून सेल के ऊपर हमने पढ़ा कि MHC2 है, तो MHC2 के ऊपर इसने इस मार्कर को प्रेजेंट किया कि मेरे अंदर ये वाला मार्कर है या बॉडी के अंदर ये वाला जो एंटीजन है ये आ चुका है, आप बाकी सेल जो है इसको ढूंढो और इसको खत्म करो। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना इसको कहते हैं एंटीजन MHC2 कॉम्प्लेक्स। अब एंटीजन MHC2 कॉम्प्लेक्स जो है इसके साथ कौन अटैच होगा, टी हेल्पर सेल। अभी हमने पढ़ा कि टी हेल्पर सेल इसलिए है कि बाकी सेल का हेल्प करे, तो टी हेल्पर सेल आ जाएगा, इसको ढूंढेगा, देखेगा कि अच्छा ये वाला बाहर से आया है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। टी हेल्पर सेल जब एक्टिवेट होता है तो ये दो काम करते हैं। एक तो ये बी सेल को बताता है कि आपने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है इस एंटीजन के खिलाफ, वो एंटीजन इसको शो करेगा कि बॉडी में ऐसा एंटीजन आ चुका है जिसके खिलाफ आपने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। वो कैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा वो हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। इस वाले में जो सेल मीडिएटेड है वहां पे ये टी हेल्पर सेल दूसरा काम क्या करेगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल या ये जो टी किलर सेल है या साइटोटॉक्सिक सेल है जो डायरेक्टली किल करने की अहलियत रखता है, इसको बताएगा कि जाओ और ढूंढो ये वाला जो पैथोजन है बॉडी के अंदर आ चुका है। अभी जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है ये एक्टिवेट होगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करना
शुरू करेगा। तो इतना मल्टीप्लाई होगा कि अभी ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जिसके अंदर वायरस है। तो कैसे पता चलेगा कि इस वाले सेल को खत्म करना है, क्योंकि इस सेल के ऊपर जब इस वायरस ने अटैक किया तो इस सेल में पॉजिटिव काम ये है कि इसके ऊपर MHC1 मार्कर है और ये उसका कुछ पार्ट MHC1 के ऊपर प्रेजेंट करेगा कि देखो मेरे पास, मैं इन्फेक्टेड हूं, मेरे अंदर ये वायरस आ चुका है। तो क्या होगा कि ये टी साइटोटॉक्सिक सेल इस पूरे सेल को खत्म करेगा, बॉडी के इस सेल को जो इन्फेक्टेड है, जो कैंसरस है, इसको खत्म करेगा। सेकंड काम ये क्या काम करेगा कि इसके कुछ पार्ट, कुछ सेल कन्वर्ट हो जाएगा टी मेमोरी सेल में, और मेमोरी सेल किस लिए था, फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन। तो जब फ्यूचर में दोबारा कभी ये वाला वायरस आ जाएगा तो इसको ऑलरेडी पता है, टी मेमोरी सेल को पता है, तो यहां से रिएक्शन आसानी के साथ स्टार्ट होगा, पूरे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। अब आसानी के साथ साइटोटॉक्सिक सेल पैदा होंगे और इसको खत्म करेंगे। तो ये था इसका मैकेनिज्म कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बॉडी किस तरह एक्ट करता है। इसमें जो बुनियादी काम है, जो बुनियादी चीज है जो आपने सीखना है, वो मार्कर है MHC1 और MHC2। इसका ज्यादा भी डिटेल नहीं चाहिए, लेकिन इतना चाहिए कि MHC1 और MHC2 मार्कर का आपको पता है कि बॉडी के जो अपने सेल है उसके ऊपर ये मार्कर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टिंग्विश कर पाता है कि हमारा पार्ट है या नहीं है, या कौन सा वाला पैथोजन आ चुका है। इसका जो दूसरा टाइप है वो है द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको इसलिए कहा गया है कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी होती है, और इसको ह्यूमरल इसलिए नाम दिया गया है कि ह्यूमरल मीन लिक्विड फ्लूइड। तो चूंकि ये प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी जो प्रोटीन है वो होते हैं, तो प्लाज्मा की वजह से या लिक्विड की वजह से इसका नाम ह्यूमरल इम्यूनिटी पड़ गया है। आल्सो नोन इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ बी सेल विच ओरिजिनेट इन मेचेवर इन बोन मेरो। ये बी सेल की वजह से है जो मेचेवर कहाँ पे होते हैं, बोन मेरो के अंदर, और प्रोडक्शन भी इसकी बोन मेरो के अंदर होती है। पहला वाला जो सेल मीडिएटेड है वो किस वजह से है, वो टी सेल की वजह से, और ये बी सेल की वजह से है। अच्छा, These B cell produce antibodies। देखो मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं। हमने पहले पढ़ा कि जो सेल मीडिएटेड है उसके अंदर जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होता था तो टी हेल्पर सेल का काम क्या था, स्टिमुलेट अदर इम्यून सेल। तो यहां पर इसने एक तो टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट किया, दूसरा इसने किसको स्टिमुलेट किया, बी सेल को। बी सेल किसका पार्ट है, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट है। इसने कौन सा वाला बी सेल एक्टिवेट किया, जिसके ऊपर ऐसा एंटीबॉडी हो जो एंटीजन के साथ मैच करता हो, क्योंकि मिलियन ऑफ बी सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज उसके ऊपर होते हैं, जिसका रिसेप्टर मैच करेगा एंटीजन के साथ ताकि वहां पे बाइंडिंग कर सके, वही वाला बी सेल एक्टिवेट होगा, और जब एक्टिवेट होगा तो मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो दो सेल में कन्वर्ट होगा। एक तो मेनली इससे प्लाज्मा सेल बनेगा, प्लाज्मा सेल बहुत बड़ा होगा बनिस्बती बी सेल के, और उसके अंदर बहुत सारा क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो क्या करेगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगा, और इस के साथ क्या है, मेन टूल जो इस वाली इम्यूनिटी के पास है वो एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी कहां से प्रोड्यूस हो, इस प्लाज्मा सेल से। ये प्लाज्मा सेल कहां से बना, बी सेल से। लेकिन एक और बात आपने याद रखना है कि बी सेल से मेमोरी सेल भी बन गया फ्यूचर के लिए, बी मेमोरी सेल। जैसे टी मेमोरी सेल बने थे टी साइटोटॉक्सिक से, यहां पर बी मेमोरी सेल बने बी सेल से। ये फ्यूचर के लिए है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए तो फौरन रिएक्शन ये स्टार्ट करवाएगा। जबकि प्लाज्मा सेल क्या करेगा, बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इसके तीन फंक्शन है। फंक्शन नंबर एक, या तो ये न्यूट्रलाइज करेगा या किल करेगा माइक्रोब्स को, डायरेक्टली किल करेगा, जाके माइक्रोब्स के साथ अटैच होगा। दूसरा ऑप्सोनाइजेशन करेगा। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है कि जैसे ही उसके साथ टेक हो जाता है, अटैच होते हैं, तो मैक्रोफेज को पता चल जाता है कि इस सेल के साथ चूंकि एंटीबॉडी अटैच है तो ये उसके लिए, मैक्रोफेज के लिए मार्कर है।
बजाते खुद ये एंटीबॉडी उसके लिए मार्कर है और ये क्या करेगा, इसको इनगल्फ करेगा। तो दूसरा काम ये टैगिंग का करेगा। तीसरा, एक्टिवेट एंड हेल्प कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन सिस्टम है जो हमने इनेट इम्यूनिटी पे पढ़ा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब है बहुत सारे प्रोटीन हैं और वो एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करता है अगेंस्ट द पैथोजन। तो उसमें एक हमने ये पढ़ा था कि एंटीबॉडी पहले जाके उस पैथोजन के साथ अटैच होगा, तो उसके बाद क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो प्रोटीन है ये जाके उस एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और पैथोजन को खत्म करवाएगा। तो ये 3 किस्म का काम जो है वो एंटीबॉडी ने किया। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा। इसके 2 प्रॉपर्टी की, ये एक तो स्पेसिफिक है एंटीजन की कि जिस एंटीजन के खिलाफ ये प्रोड्यूस हो उसी के खिलाफ काम करेगा। दूसरा, इसके अंदर हमने पढ़ा कि ये एडाप्टिव है या अक्वायर्ड है, ये बाय बर्थ नहीं है, ये लेटर ऑन हम जिंदगी में अक्वायर्ड करते हैं। इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि लिम्फोसाइट है, एक टी सेल है, एक बी सेल है। टी सेल की वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और बी सेल की वजह से जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड है। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि टी को टी क्यू कहते हैं और बी को बी क्यू। टी से थाइमस याद रखो, टी मीन थाइमस। तो थाइमस के अंदर इसकी मैच्योरेशन हुई है इसलिए इसका नाम थाइमस है। फिर हमने इसके 4 टाइप पढ़े कि एक डायरेक्ट किल करने वाला किलर सेल है, टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक। दूसरा, टी हेल्पर है जो बाकी इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है, जिसमें खास तौर पे काबिल जिक्र टी सेल टी साइटोटॉक्सिक को खबरदार करता है और बी सेल को खबरदार करता है। सप्रेसर टी सेल ताकि इसकी एक्टिविटी अनकंट्रोल ना हो जाए, ये कंट्रोल में रहे, तो सप्रेसर टी सेल है। और मेमोरी सेल फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए ये है। फेजेस हमने इसके 2 पढ़े। एक एक्टिवेशन फेज था जिसमें ये जो टी हेल्पर सेल है ये एक्टिवेट हुआ और इफेक्टर फेज में साइटोटॉक्सिक ने उसको किल किया, उस सेल को, उस कैंसरस सेल को, उस वायरल इन्फेक्टेड सेल को किल किया। फिर हमने बी एंटीबॉडी मीडिएटेड पढ़ा जिसके अंदर, जिसको हम ह्यूमरल का नाम भी देते हैं और जिसके अंदर सिंपल क्या है कि बी सेल जो कि मैच रिसेप्टर के साथ हो एक्टिवेट होगा और प्लाज्मा सेल बनाएगा। प्लाज्मा सेल बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाएंगे और वह एंटीबॉडीज जाके क्या करेगा, मैक्रोफेज पैथोजन को किल करेगा, या डायरेक्ट किल करेगा या फिर उसके ऊपर टैग लगाएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ हेल्प करके इसको खत्म करवाएगा। फिर एंटीबॉडी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि एंटीबॉडी असल में बना कैसे है और इसके कितने जो टाइप है, आईजीजी है, आईजीए है, आईजीएम है, आईजीई है और आईजीडी है। तो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर पढ़ेंगे। और इसके साथ एक और टॉपिक जो वैक्सीनेशन है कि थ्रू वैक्सीन हम भी कैसे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो वैक्सीनेशन को अलग में पढ़ाऊंगा। एंटीबॉडीज और वैक्सीनेशन या एक लेक्चर में करवा दूंगा या अलग अलग लेक्चर में पढ़ा दूंगा। लेकिन ये था आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।